उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 4 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। प्रदेश पदाधिकारी उमा सिसोदिया पर भी एक्शन लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने 3 साल के लिए निष्कासित किया है। निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यह तगड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा आपके प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल और शहर प्रभारी रोहित मेहरोलिया को भेज दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि निजी कारणों की वजह से वे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आजाद अली और आप प्रदेश पदाधिकारी उमा सिसोदिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस कलेर ने निष्कासन की घोषणा करते हुए कहा कि आप उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की संतुष्टि पर प्रदेश के 2 पदाधिकारियों उमा सिसोदिया और आजाद अली पर गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैये और पार्टी में लगातार निष्क्रियता के चलते आपकी प्राथमिक सदस्यता से 3 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को ये करारा झटका लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसकी घोषणा की गई है कि इन नेताओं को 3 साल के लिए आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष का ये इस्तीफा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। प्रदेश पदाधिकारी उमा सिसोदिया पर भी एक्शन लिया गया। उन्होंने भी इस्तीफा दिया है और आम आदमी पार्टी ने इन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश पदाधिकारी उमा सिसोदिया पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। आम आदमी पार्टी ने 3 साल के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया है। 4 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को यह कड़ा झटका। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को यह करारा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष का भी इस्तीफा और इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारी उमा सिसोदिया पर भी एक्शन लिया गया है। आम आदमी पार्टी की भी तरफ से एक्शन। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ अपडेट? देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जहां पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी के पार्टी के 4 पदाधिकारियों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हालांकि जो कारण है वो भी साफ हो नहीं पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जो दावेदारी ठोकने की बात कही जा रही थी और जो आम आदमी पार्टी के उच्च नेता थे वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे थे। ऐसे में ये बड़ा झटका है, लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनमें खलबली मच गई है कि जो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आजाद अली या प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके अलावा हेमा भंडारी और जिला संयुक्त सचिव है कुर्बान अली, इसके साथ जिला सचिव चौधरी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी ठीक है संजय, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती रही है। कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक गई मशाल यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा व्यापार मंडल और अन्य यूनियन के लोग भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कॉरिडोर के जरिए धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। वहीं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने योजना की डीपीआर तैयार कर ली है, लेकिन निकाय चुनाव के चलते सार्वजनिक नहीं की जा रही। सरकार अगर डीपीआर सार्वजनिक नहीं करती है तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। शिव की यह धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई हैं। उस धरती को जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग, हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं? हमको
इसको लंदन नहीं बनाना है, हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। इसमें सभी व्यापार संघ के लोग हैं, हमारे वकील लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसमें होटल एसोसिएशन के लोग सम्मिलित हैं, इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित हैं, रेडी पटरी सभी लोग, टैक्सी इवन वो लोग सब लोग हैं, धर्मशाला के लोग इसमें हैं। जो भी इस योजना से प्रभावित होने की जिनको आशंका है, स्थानीय निवासी हैं, उन सब का सहयोग इस योजना में मिल रहा है। और हमारा साफ कहना है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो वो भूख, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ होती है। अगर हमारे साथ स्थानीय निवासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ ये भूखमरी की कगार पे अगर हम लोग आएंगे, हमारे साथ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी और अगर हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अन्याय होगा तो निश्चित रूप से क्रांति का रूप लेगी और बड़ी क्रांति का रूप लेगी। सरकार से मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करें। हमारी साफ आरोप है कि कॉरिडोर की डीपीआर बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको चुनावों को देखते हुए टालना चाहती है। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया। ये कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामे का उल्लंघन है। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर है। काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कासमी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया और आम जनता से अपील करता हूँ कि अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो तुरंत हमें सूचित किया जाए। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के नाम आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊं क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड पुलिस विभाग में अब तबादला एक्सप्रेस चली है। एसएसपी ने 4 दरोगा के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। एसआई आशीष भट्ट को कोतवाली लक्सर भेजा गया, राजीव बुनियाल को कोतवाली रुड़की भेजा गया है, राम बहादुर को कोतवाली मंगलौर भेजा गया, नरेंद्र रावत को यातायात कार्यालय हरिद्वार भेजा गया है। तो ये तबादला एक्सप्रेस, तमाम जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए। एसएसपी ने 4 दरोगा के कार्यक्षेत्र में तबादला किया है। एसआई आशीष भट्ट को कोतवाली लक्सर भेजा गया है। राम बहादुर को कोतवाली मंगलौर भेजा गया।
नरेंद्र रावत को यातायात कार्यालय हरिद्वार भेजा गया है। तो ये तबादला एसएसपी ने कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई ये नजर आई। तबादले तमाम हुए हैं। तमाम दरोगा के कार्यक्षेत्र में ये तबादला किया गया। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय, ये तबादला एक्सप्रेस चली है, 4 दरोगा के कार्यक्षेत्र में तमाम फेरबदल किए गए, और भी इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार ये हरिद्वार जिले में जो फेरबदल है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो अपराध है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल लगातार तबादला कर रहे हैं। ऐसे में 4 दरोगाओं के इधर से उधर किया गया है। पुलिस लाइन से जो एसआई आशीष भट्ट थे उन्हें कोतवाली लक्सर और राजीव उनियाल को कोतवाल रुड़की भेजा गया है। इसके अलावा जो 4 अक्टूबर को एक तबादला हुआ था उनका तबादला निरस्त कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि बेहतर सेवाओं के लिए, अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए लगातार ही जो हरिद्वार पुलिस है वो कार्य कर रही है। जी ठीक है संजय, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की है। संस्था का उद्देश्य है कि महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बोड़ाकोटी, रामरतन रतूड़ी, दिनेश बिस्ट और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए संस्था देश भर में स्टील की थाली और जूट के थैले एकत्रित करने की मुहिम चला रही है। ऋषिकेश से अब तक 5000 थाली और थैले एकत्रित किए गए, जबकि पूरे देश से अब तक 10 लाख के करीब ये सामग्री एकत्रित हो गई है। 5 दिसंबर तक ये सारी थाली और थैले महाकुंभ मेले में ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे। इसमें हम हर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, ये थैले जो यहाँ से एकत्र किए जाएंगे, ये एकत्र करके 100 के बंडल बना करके हमारे विभाग स्तर पर एकत्र करके और फिर इसको प्रयागराज भेजा जाएगा और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको ये खाना खिलाने के काम और अपने कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह रखने के काम आएंगे ये थैले। यहाँ से हम लोग अभी 2100 का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें सहयोग और लोगों का वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है हमारा लक्ष्य हमें बढ़ाना पड़ेगा, 5100 करना पड़ेगा। मनसा देवी और चंडी देवी आने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रोपवे सेवा को लेकर श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि वार्षिक मेंटेनेंस के कारण मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का संचालन क्रमवार एक पखवाड़े तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी उषा बेकरो की ओर से जारी सूचना के आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। वहीं 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद रहेगा। आपको ये भी बता दें कि वार्षिक मंदी के दौरान रोपवे सेवा बंद होने के कारण लगभग प्रतिदिन 2 से 6000 यात्री तक प्रभावित होते हैं। इनमें उन यात्रियों को माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं जो चलने में असहाय होते हैं। तो 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी के रोपवे सेवा को बंद रखा जा रहा है और इसके साथ ही 2 से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे बंद रहने वाला है। तो उत्तराखंड में जो भी यात्री इस वक्त जा रहे हैं वार्षिक मेंटेनेंस के कारण, उनको ये जानकारी दे दूं कि ये रोपवे सेवा बंद रहेगी। एक और पहाड़ी जिलों में गुलदार आतंक मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में जंगली गजराज आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद और जमालपुर कला क्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड अचानक कॉलोनी में घुस आया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीणों में डर बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। वन मंत्री ने फेंसिंग और दीवार निर्माण के लिए बजट जल्द जारी करने और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
सिविल अस्पताल रुड़की में क्यूआर कोड से अब मरीज अपना पर्चा बना सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे किया जा सकता है, जिससे मरीजों को लाइन में नहीं लगना होगा। वहीं सीएमएस का कहना है कि इसके लिए अलग से काउंटर भी बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीएमएस का ये भी कहना है कि इसके बाद पैथोलॉजी लैब में इसको लगाया जाएगा। मरीजों के पास लंबे समय तक रिपोर्ट सुरक्षित रहेगी। इससे डॉक्टर्स और मरीजों के बीच बीमारियों का पता लगाना आसान भी होगा। को फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो अगर उनके पास आभा आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो आएंगे, हमारा सिस्टम पे जाके स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही उनको टोकन मिल जाएगा और उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो हम जनता की परेशानी को देखते हुए लगातार चिकित्सालय प्रशासन जो है, हम लोग इस संबंध में काम कर रहे हैं कि मरीज को कम से कम लाइन में लगना पड़े। तो और जो सिस्टम हम लोगों ने चालू करा है, ये उत्तराखंड में केवल 3 या 4 जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, एम्स, दून, अल्मोड़ा में और हमारे यहाँ। तो बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन का ये भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लोग अगले हफ्ते में ही, जहाँ तक उम्मीद है कि हम लैब को इससे जोड़ देंगे तो पूरी रिपोर्ट मरीज को उसी दिन शाम को 5 बजे तक मरीज को उसके मोबाइल में मिल जाएगा। आभा आईडी इसमें जरूरी है। आभा आईडी का ही सबसे मेन रोल है। भारत सरकार जो डिजिटल भारत आयुष मिशन जो चलाया जा रहा है, तो उससे सरकार भी चाह रही है कि सबकी रिपोर्टें, कितनी बार मरीज दिखाने आया है, उसको क्या दवाइयाँ चली हैं, वो सब सिस्टम में अपना सेव हो, जिससे कि मरीज को कभी भी जरूरत पड़े या किसी चिकित्सक को जरूरत पड़ रही है कि इस मरीज का डाटा क्या रहा है पूर्व में, वो सब वहाँ पर डिस्क्लोज हो जाए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में बरसात के 2 महीने बाद भी रामनगर मरझूला एनएच की हालत जस की तस बनी हुई है। यात्रियों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। ये लोगों को उम्मीद थी कि जल्द मरम्मत होगी, लेकिन विभागीय अधिकारी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से जल्द मरम्मत की मांग की। सहायक अभियंता ने बताया कि पनियाली गधेरे की मरम्मत के लिए एफडीआर में एस्टीमेट भेजा गया। एस्टीमेट को जल्द स्वीकृति मिलने के आसार है। स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। रिखड़ी खाल से आ रहा हूँ। अभी ये गधेरा ये मुहान के नाले में है उस टाइम, और कई सालों से ये प्रकरण चल के आ रहा है, लेकिन ये गधेरे अभी तक भी नहीं सुधरे हैं। बड़े बड़े हादसा हो रखे हैं। परसों मरचूला कांड सब आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आदमी वहाँ पे, हमारे उत्तराखंड के कितने आदमी मरे हैं वहाँ पे, फिर भी किसी का जोर शोर नहीं है यहाँ पे। ये गधेरे मदरे नाले वगैरह वगैरह सारे बेकार हैं। तो इस चीज़ को कम से कम 13-14 साल से यहाँ पे यही गड्ढे देख रहा हूँ, मैं 13-14 साल से। फर्जियत आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग इस तरह से सोई हुई है कि अपने काम चलाने से मतलब हो रखा है, जबकि लगातार यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये आप सामने देख रहे होंगे कि इस पनियाली नाले में आए दिन कहीं ना कहीं जान माल का खतरा बना हुआ रहता है। लोग घंटों घंटों तक अपने बदहाल स्थिति में यहाँ से रामनगर की ओर जाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि ये पहाड़ का एकमात्र ऐसा राजमार्ग है जिसमें हमारा सभी मार्केटिंग से लेके दुख सुख से लेके सभी चीज़ें इसी रोड से लगी हुई रहती हैं, लेकिन इस पर कोई कहीं पर भी कार्य नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सड़क किनारे गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही होगी। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों का चालान किया गया। 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर सभी 145 वाहनों को सीज भी किया गया। गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन पर खनन माफियाओं के मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिशनपुर कुंडी और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। शिवानंद ने कहा कि प्रशासन और अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगाया गया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, स्वामी शिवानंद ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि गंगा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसके लिए कोई भी ठोस कदम उठाना पड़े।
रात में भीषण खनन हो रहा था। आप सब वीडियो देखे। जब ये वीडियो चला तो ये लोग क्या किया, वहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर दिया। एक कदम ये उठाएंगे कि यदि इस पर एक्शन नहीं होता है, सब अधिकारी पर एक्शन नहीं होता है, कर्मेंद्र सिंह रावत और मनीष कुमार पर एक्शन नहीं होता। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में सत्यापन अभियान लगातार जारी है। अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। हरिद्वार के थाना सिटकुल, कनखल, रानीपुर, बुग्गावाला और गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीमों द्वारा सत्यापन का काम किया जा रहा है। इस दौरान किराएदार, बाहरी व्यक्तियों और अन्य संदिग्धों की भी जानकारियां जुटाई जा रही है। पुलिस द्वारा घर घर जाकर जाँच की जा रही है और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। एसएसपी डोभाल ने बताया कि सत्यापन अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि जिले में किसी भी आपराधिक गतिविधि को पनपने से पहले रोका जा सके। नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस को सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में स्थित हंग टॉयज एंड टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी प्रबंधन ने दबंगों द्वारा जबरन कंपनी का स्क्रैप उठाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि 22 नवंबर को स्क्रैप उठाने के लिए उनकी कंपनी द्वारा 2 करोड़ 36 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की गई और 66 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये दबंग लोग हैं और लगातार डर का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर कंपनी की ओर से पुलिस को तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सर कि मैं हनुंग टॉयज में असिस्टेंट मैनेजर एडमिन के पद पे कार्य करता हूँ। मुझे यहाँ हमारी कंपनी ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, स्क्रैप सेल किया हुआ था हमने। तो वो डील लमसम में हुई है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वेंडर्स क्या है कि एग्रीमेंट को ब्रीच करते हुए यहाँ से माल निकाल रहे थे 23 तारीख के रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास, जो पुलिस की मदद से हमारा माल वापस हुआ। तो उसके बाद हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे गार्ड्स को धमकाते हैं। आज हमारे गार्ड वहाँ पे नौकरी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि भाई हम इस डर के माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। तो हम पुलिस से मदद चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी कंप्लेन तो लॉन्च की जाए। हमारी भाई आदमी क्या चाहता है, किसी भी क्षेत्र में उसका प्रशासन ही एक सभी लोगों को संयम से तरीके से चलने के लिए मजबूर करता है कि सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो वही हम चाह रहे हैं सर कि आज इस डर के माहौल में जी नासिर जी की गाड़ी अंदर आनी अलाउड नहीं थी। उनकी गाड़ी आई, हमने साहब को इन्फॉर्मेशन किया, उन्होंने मना कर दी। उसके बाद वहाँ एकदम पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी ने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी अंदर कराई और माल की गाड़ी अंदर लोड कराई। जी सर, ये जी फिर काफ़ी पुलिस चली गई थी यहाँ से। तो क्या पुलिस के कहने पर गाड़ी अंदर कराई गई। अब भीड़ हुई है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा क्या मामला। अब तो सब चले गए यहाँ से। तो पुलिस के आगे हम सर क्या कर सकें? नहीं अब सर जी सर यही है, उनके सामने भी हो रहा है काम। जी सर। तो कितना लोग हम अंदर नहीं गए, जैसे बता नहीं सकते। हमारी ड्यूटी मेन गेट पर ही है, अंदर जाना भी मना कर रखा है। कितनी आज तो कोई गाड़ी बाहर नहीं गई सर। पहले तो इनकी जाती रहती थी बिलों पर। लालकुआ में फिर मां की ममता शर्मसार हुई है, जहां किसी ने अपने नवजात बच्चे का शव नहर में फेंक दिया। सुबह खेतों में सिंचाई करते समय नहर के लोगों ने एक नवजात का शव देखा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल की तो नवजात का शव सिंचाई नहर में पड़ा हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि नवजात बालक पूर्ण रूप से विकसित है और उसको कपड़े में लपेट कर फेंका गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है।